हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बिहार पुलिस भर्ती 2025 के लिए बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा 3 वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग चौथा लेक्चर देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुक्त नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। विभोजितिका, स्थूल स्थूल कण उत्तक, मृदु उत्तक, दृढ़ उत्तक। उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। ठीक है, डैश उत्तक की कोशिकाएं क्या होता है, बहुत सक्रिय होती है। इनमें बने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तो इसको क्या कहते हैं, विभोज्यतक। ठीक है, विभोज्यतक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। ठीक है, तो पहले क्या होगा, डैश होगा, फिर उत्तक की कोशिकाएं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है। इनमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। तो विभोजितका उत्तक की कोशिकाएं क्या होता है, बहुत सक्रिय होता है और इसमें घने कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका रस, भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। सूत्र युग्मन और द्रुमास्म किससे संबंधित है? सूत्र युग्मन और द्रुमास्म किससे संबंधित है? वलकुट, उपकला, दृष्टिपटल, स्नायु कोशिका। सूत्र युग्मन और द्रुमास्म किससे संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? स्नायु कोशिका से। सूत्र युग्मन और द्रुमास्म किससे संबंधित है? स्नायु कोशिका से। सूत्र युग्मन और द्रुमास्म किससे संबंधित है? स्नायु कोशिका से। सूत्र युग्मन और द्रुमास्म किस से संबंधित है? स्नायु कोशिका से। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। एपिसोम, माइक्रोसोम, मीसोसोम, राइबोसोम। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है, कहाँ हो जाएगा? मीसोसोम। ठीक है, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मीसोसोम। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीव द्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकनिका, सूत्रकनिका, केंद्रक। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रिका। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रिका। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रिका। कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? केंद्रिका। जब कोशिकाएं समांतर में व्यवस्थित की जाती है तो धारा क्षमता बढ़ती है, धारा क्षमता घटती है, ईएमएफ बढ़ता है, ईएमएफ घटता है। जब कोशिकाएं समानांतर में व्यवस्थित की जाती है तो धारा क्षमता बढ़ती है। जब कोशिकाएं समानांतर में व्यवस्थित की जाती है तो धारा क्षमता बढ़ती है। जब कोशिकाएं समानांतर में व्यवस्थित की जाती है तो धारा क्षमता बढ़ती है। एक कोशिका का जीव द्रव्य कोलाइड होता है, निलंबन होता है, पायस होता है, सही घोल होता है। एक कोशिका का जीव द्रव्य कोलाइड होता है। एक कोशिका का जीव द्रव्य कोलाइड होता है। एक कोशिका का जीव द्रव्य कोलाइड होता है।
नीचे दी गई विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? विसरित कणों का अवशोषण, विसरित कणों का अवशोषण, परासरण, संक्रिय स्थानांतरण। तो क्या हो जाएगा, नीचे दिए गए विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो क्या हो जाएगा, सक्रिय स्थानांतरण। नीचे दी गई विधियों के द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, किस विधि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है? तो कौन सा विधि हो जाएगा, सक्रिय स्थानांतरण। सक्रिय स्थानांतरण विधियों द्वारा पदार्थ कोशिकाओं में प्रवेश करता है और इस विधि में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? हाँ, क्योंकि इसमें डीएनए होता है। नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनने हेतु कोई विधि नहीं है। हाँ, क्योंकि जब यह एक जीवित प्राणी के अंदर हो तब यह प्रजनन हेतु विभाजन कर सकता है। नहीं, क्योंकि इसकी बाहरी खाल प्रोटीन की बनी होती है। तो क्या जीवाणु एक जीवित प्राणी है? तो नहीं, क्योंकि इसके पास अपनी प्रतिलिपि बनने हेतु कोई विधि नहीं होती है। ठीक है। क्या विषाणु एक जीवित प्राणी है? नहीं, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अपनी प्रतिलिपि बनने हेतु कोई विधि नहीं होती है। ठीक है। इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित है? जीन, राइबोसोम, रिक्तिकाएं, गोल्जी। इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित है? तो इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित है? जीन में। जीन में क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, जीन में डीएनए उपस्थित होता है। जीन में क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। इनमें से कौन सा सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिकाएं में कर देता है? इनमें से कौन सा सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? केवल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंजी, केवल प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा सारी शारीरिक प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इनमें से कौन सा सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? डीएनए उपस्थित होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से में प्रयोग होते हैं, कुछ बीमारियां पैदा करते हैं, जीवित प्राणी हैं। विषाणु के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जीवित प्राणी है। ठीक है, विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि विषाणु क्या है, जीवित प्राणी है। ठीक है, विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि विषाणु जीवित प्राणी है। मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक होता है, केवल निम्न को छोड़ के: यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका, लाल रक्त कणिकाएं, मस्तिष्क कोशिकाएं। मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केवल निम्न को छोड़ के। तो कौन सा हो जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। मनुष्य शरीर की सबसे प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केवल निम्न को छोड़ के, लाल रक्त कणिकाओं को छोड़ के। ठीक है, मानव शरीर के प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केवल निम्न लाल रक्त कणिकाएं छोड़कर। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, केवल लाल रक्त कणिकाएं छोड़कर। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित हैं? मोनेरा, फंजी, प्लांटी या एनिमेलिया। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित हैं? तो क्या हो जाएगा, मोनेरा। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है?
मोनेरा। सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है? मोनेरा। एक पौधे एवं एक जीवधारी की कोशिका के नीचे केंद्रित थी। दोनों में भेद करने में किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? एक पौधे एवं एक जीवधारी की कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित थी। दोनों में भेद करने में किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? पौधे की कोशिका एवं जीवधारियों की कोशिका दोनों में नाभिक था। पौधे की कोशिका भित्ति थी परंतु जीवधारी कोशिका की नहीं थी। जीवधारी कोशिका की कोशिका झिल्ली थी परंतु पौधे की कोशिका की नहीं थी। जीवधारी कोशिका की एक बड़ी रिक्तिका थी परंतु पौधे की कोशिका नहीं थी। ठीक है, तो एक पौधा और एक जीवधारी की कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित था। ठीक है, में भेद करने के लिए किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की पौधे की कोशिका भित्ति थी। ठीक है, पौधे की कोशिका भित्ति थी परंतु जीवधारी कोशिका की नहीं थी। ठीक है, तो इस बात से छात्र का मदद हुआ एक पौधे एवं एक जीवधारी की कोशिका को भेद करने में। एक युग्मक क्या है? प्रमुख और अप्रभावी दोनों जीन के साथ कोशिका, कोई लक्षण के साथ जननीय कोशिका, कोशिका जिसे फिर से पैदा नहीं किया जा सकता, शुक्राणु जिसका निषेचन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो एक युग्मक क्या है? कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका। एक युग्मक क्या है? कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका। एक युग्मक क्या है? कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका। एक युग्मक क्या है? कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका। कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, कोशिका द्रव्य। कोशिका के किस हिस्से को कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी कॉय। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में। निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर वोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर वोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी, क्षेत्र डी। कौन सा हो जाएगा? निम्नांकित आरेख में कौन सा क्षेत्र वोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? क्षेत्र ए। ठीक है, निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर वोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? क्षेत्र ए। ठीक है, निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर वोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? क्षेत्र ए। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया कहलाती है स्थानांतरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण। भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण। ठीक है,
भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन्न सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि वृक्ष की आयु बढ़ने के कारण कोशिकाएं मृत हो जाती है। क्योंकि किसी वृक्ष पर पत्तियां एक निश्चित संख्या में ही रह सकती है। क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थ से भर जाती है। क्योंकि तेज पवनों के कारण पुराने पत्ते टूटकर गिर जाते हैं। तो कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। ठीक है, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विखंडन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विखंडन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो ऑक्सीजन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं का एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? स्थानांतरण, बहिकोशिकता, विसरण, परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं का एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? तो क्या हो जाएगा? परासरण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं के एक वर्णतः पारगम्य झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? परासरण। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए इस प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? जड़ों और पुष्पों में, पत्तियों और प्ररोहों में, तनों और जड़ों में, पुष्पों और पत्तियों में। निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? पत्तियों और प्ररोहों में। ठीक है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए इस प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों और प्ररोहों में। निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? दृश्यमान गति के बिना कुछ प्राणी सांस ले सकते हैं। पौधों की दृश्यमान गति, हमारी आंखों के सामने पौधों की दृश्यमान वृद्धि, किसी भी प्रकार की गति चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी। निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? तो किसी भी प्रकार की गति चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी। निम्न में से कौन सा जीवित या सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? किसी भी प्रकार की गति चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी।